सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बीएफएम का पेपर पुराने आपके जो जेआईबी है, जेआईबी से कितना लिंक है। तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि बीएफएम में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो जेआईबी में कॉमन है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि बीएफएम का जो पेपर है वो सबसे जो ज्यादा जरूरी होता है उसमें जेआईबी का जो फॉरेक्स मॉड्यूल है, जेआईबी का जो फॉरेक्स मॉड्यूल है वो अक्सर यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में आता है। अगर आपने जेआईबी में वो फॉरेक्स मॉड्यूल को अच्छी तरह से किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्प देता है। और पूरा मॉड्यूल ए भरा हुआ है फॉरेक्स से। तो मैं आपको स्क्रीन में प्रॉपर करके दिखाता हूँ जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ले पाए इस टॉपिक की। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। इस बीच में जितने भी लोग हैं आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पूछिए। और जितने भी रिपीटेटर्स इस क्लास में आए हैं तो उनको और ज्यादा गहराई करने की जरूरत है, क्योंकि वो कहीं एक दो मार्क्स से कहीं रह गए हैं। तो उनको बहुत ध्यान से, आपकी कुछ छोड़ना नहीं है। अभी कल परसों आपने ग्रुप में एक मैसेज देखा होगा कि कई बार क्या होता है, जब हमारा पेपर नहीं निकलता तो हम डिसहार्टेन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कमिटेड हो जाएं, कसम खा लें कि नहीं इस बार तो हमको करना ही करना है, तो वो आपको फायदा करता है। ठीक है। तो ये कंपलसरी पेपर है, बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें मॉड्यूल ए आपका पूरा पूरा कवर होता है, इंटरनेशनल बैंकिंग, जिसको हम जेआईबी में मोटे तौर पर फॉरेक्स से रिलेटेड टॉपिक से मिलान कर सकते हैं, मैच करा सकते हैं। तो फॉरेक्स में अब यहाँ पे देखिएगा कितनी चीज जेआईबी से कॉमन आती हैं। अगर आपने अच्छी तरह जेआईबी पढ़ा तो हेल्प होगा, लेकिन यहां तो छोड़ना है ही नहीं। ये जो पहला यूनिट है ये आपका फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक्स, फॉरेन एक्सचेंज का डीलिंग रूम ऑपरेशन कैसे काम करता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट क्या होते हैं, गाइडलाइन, और फॉरेन एक्सचेंज के न्यूमेरिकल। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन जो है 1-2 मार्क्स की थ्योरी और कभी कभी 4 to 5 मार्क्स का आपका थ्योरी वो न्यूमेरिकल्स भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। एक मैसेज आया है रंजन साहब का, बीएफएम छोड़ के सारा निकल गया है, कैसे प्रिपेयर किया है एनी सेशन। चलिए, तो आप इसमें देखिए जरा। आप इस सेशन में पूरा रहिएगा। मुझे ये लगभग 33 बैच हो जाएगा सीआईबी का, और बैंकिंग से 30 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। फॉरेक्स में जो लोग काम करते हैं उनसे बातचीत होती रहती है, क्या फॉरेक्स है। और मैं बेसल के एक्सपर्ट फैकल्टी के रूप में जाने जाता हूँ। बेसल में बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, समझ रहा हूँ। और बेसल का जो सर्कुलर है, प्रॉपर सर्कुलर जो है, वो करीबन 400 पेज का है, वो लगभग मैंने पढ़ रखा है। आप लोगों के साथ भी काफी हम लोग उसमें डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ ये भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि जो भी लोग इस समय कमिटेड हैं, जो भी लोग इस समय कमिटेड हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अगर चाहें हमारा जो इंटरेक्टिव बैच लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और इस समय पर इस बैच में आपको जो मिल रहा है, बैच में आपको सर के एमसीक्यू और केस स्टडी मिलेंगे, सर के एमसीक्यू और केस स्टडी मिलेंगे। उसके साथ जो प्राइस 5,999 है वो स्पेशल ऑफर में आपको मिल जाएगा 4,999 का। यानी कि 4,999 में आपको इंटरेक्टिव लाइव बैच, एमसीक्यू, केस स्टडी, और उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर, साथ साथ में सर के जो कैप्सूल वीडियोज हैं जिसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, तो वो मैं आपको टाइम टाइम पे ग्रुप में भी बताता रहता हूँ कि इस लिंक को आप देख लें। तो जो लोग इनरोल करना चाहते हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से दिया है। चलिए चलते हैं हम लोग अपने स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो वहां पर हम बात कर रहे थे दोस्तों, इस बारे में कोई अगर क्वेरी है आपको तो क्वेरी भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही थी, पहला टॉपिक है फॉरेक्स का, 2 मार्क्स की थ्योरी और 5 मार्क्स तक के न्यूमेरिकल मिलते हैं। दूसरा, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है कि कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं और क्या उनकी लिमिट्स है।
उसके बारे में है। इसमें थ्योरी में से एक क्वेश्चन जो है, चाहे केस स्टडी के फॉर्म में या 2 से 3 क्वेश्चन के मार्क्स से इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। करस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ये बैंकिंग और एनआरआई अकाउंट बेसिकली, एक तो जो भी हम लोग ट्रांसफर करते हैं फंडिंग, यानी हम लोगों के किसी भी बैंकों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, करस्पॉन्डेंट बैंक की तरह हम लोग फॉर्म करते हैं। और एनआरआई के अकाउंट्स, जिसमें हमारे एनआरओ, एनआरई और आपके ये जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है, आरएफसी, एफसीएनआर, ये अकाउंट है। दूसरा 3 अकाउंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली आप लोग पूरा चैप्टर जेआईबी में एक बार ओवरव्यू करके आए होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे चिप चैप्स का नाम ना सुना हो, नहीं सुना हो सकता है, बट ये जो है केस स्टडी के फॉर्म में 2 से 3 मार्क्स का कई बार पूछा गया है और हमेशा पूछा था। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि आपका पूरा पूरा आपका जो आपने जेआई में पढ़ा था उसका बेसिक्स है। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट जो है इसका, यहाँ पर जैसे यहाँ पर यूआरआर जो है 725 और आईएसबी पी जो है 745 और इनको टर्म्स, ये थोड़ा सा केस स्टडी करके ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहा, हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा। 3 to 4 मार्क्स आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद फैसिलिटी फॉर, जितने भी हमारे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपोर्टर और इंपोर्टर हैं, उनके लिए जो भी फैसिलिटीज हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दी है, उनके बारे में यहाँ पर इसका जिक्र होता है। और इसमें अक्सर एक केस स्टडी हमें देखने को मिल जाती है, एक्सपोर्ट फाइनेंस, इसमें लिखा हुआ केस स्टडी ऑन एक्सपोर्ट फाइनेंस। और अगर ये आ जाती है तो फिर ये जो टॉपिक है हमारा 3 to 5 मार्क्स में ले जाता है। ये टॉपिक हमको 3 to 5 मार्क्स में ले आता है। देखिए, अगर आप इसको सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं तो बेसिकली किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करने का सबसे बेसिक फंडा ये होता है कि अपने सिलेबस को जाने। तो सिलेबस को अगर जानेंगे तो समझ में रहेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ पर बिल्कुल प्योरली एडिशन किया हुआ है, यानी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग क्या होती है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। और नेक्स्ट जो यूनिट आती है उसमें इसी के साथ साथ रिस्क इन फॉरेन ट्रेड, यानी कि रोल ऑफ ईसीजीसी का एक टॉपिक है यहाँ पे। ईसीजीसी को आप ऐसे समझ लीजिए कोई ये इंश्योरेंस कंपनी है। इंश्योरेंस कंपनी, ये टॉपिक मोरली थ्योरेटिकल है। इसमें टाइप की कई तरह की पॉलिसीज हैं, उन पॉलिसीज के प्रोडक्ट हैं, बैंक के प्रोडक्ट हैं, इनको आपको सीखना पड़ता है। इसमें जो भी पॉइंट हैं वो देखने पड़ते हैं कि कैसे कैसे पॉलिसी ली जाती है, क्या क्या कवरेज मिलेगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है एग्जिम बैंक का रोल क्या। एग्जिम बैंक क्या, बेसिकली एग्जिम बैंक, आरबीआई और फेडाई, फेमा, इन सब का फॉरेन एक्सचेंज में क्या रोल है, ये कवर करते हुए आता है। ये भी मोस्टली थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसमें फेमा आपने थोड़ा पहले पढ़ा हुआ होता है, फेमा फेडाई थोड़ा आपने जीआई में पढ़ा होता है। ठीक है, एडीआर जीडीआर का नाम भी आपने वहां पर सुना होता है। ये टॉपिक बिल्कुल नए हैं आपके। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, जिसको आईएफएससी कहते हैं, गिफ्ट सिटी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये जो गिफ्ट सिटी है बेसिकली इंडिया के अंदर ही, इंडिया के अंदर ही एक ऐसी जगह है जिसको इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यानी कि उसको विदेश माना जाता है। वहां पर अगर कोई ब्रांच खुलेगी तो ऐसा माना जाएगा ये विदेश की ब्रांच है। तो वो एक नया अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बैंकिंग। तो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें तो जितना भी आजकल फिनटेक यूज हो रहा है, वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें इंटरनेट, और ये खासकर रिलेटेड है इंटरनेशनल बैंकिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो मॉड्यूल ए कंप्रीहेंसिवली कवर करता है फॉरेक्स और फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल बैंकिंग से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टॉपिक मॉड्यूल का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी मिला करके रिस्क मैनेजमेंट कवर करता है, और ये रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली कॉन्सेप्ट है बेसेल का। तो बेसेल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया जाता है। और ये आप समझ लीजिए, अगर आप बीएफएम पास करना चाहते हैं तो बी और डी मॉड्यूल के बिना बीएफएम पास नहीं हो सकता है। बिल्कुल मैं लिख के दे सकता हूं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पार्ट आपके बी और डी में से आते हैं, और न्यूमेरिकल भी ज्यादातर बी और डी में से ही आते हैं। ठीक है, तो बी और डी, जैसे इन्होंने बेसिल नाम नहीं दिया है, इन्होंने नाम दे रखा है रिस्क मैनेजमेंट, यानी इन्होंने फोकस किया हुआ रिस्क मैनेजमेंट पे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रिस्क क्या है और बेसिक रिस्क का मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कैसे काम करता है।
फिर उसने बोला कि बैंकिंग बिजनेस में रिस्क क्या है, उसको डिफाइन किया हुआ है। ये वाला टॉपिक अपने आप में कई बार 3 to 4 मार्क्स आता, बहुत छोटा टॉपिक है। और जब भी हम इसको कवर करते हैं बार बार एम्फेसाइज भी करते हैं कि इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर आने चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों, रिस्क रेगुलेशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री। अब यहाँ पे रिस्क रेगुलेशन की बात आ गई। यहाँ तो उन्होंने बताया रिस्क किए होता है, लेकिन रिस्क रेगुलेशन की जैसे ही बात आएगी तो बात आएगी बेसल की। क्यों? क्योंकि सारा रिस्क का रेगुलेशन का जिम्मेदारी जो दी गई है वो किसको दी गई है? वो दी गई है बेसल को दोस्तों। बेसल को ये जानकारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, रिस्क हो गया आपका। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके बेसल के 1, 2 और 3। और यहां पर एक बात देखेंगे आप, यहां पर लिखा हुआ मार्केट रिस्क, यहां लिखा ऑपरेशनल, यहां लिखा हुआ है क्रेडिट रिस्क। तो तीनों ही रिस्क को यहां पर भी डिफाइन किया गया है और तीनों ही रिस्कों के एक इंडिविजुअल टॉपिक यूनिट भी दिए गए हैं। ऑपरेशनल रिस्क का जो यूनिट है उसके साथ साथ में इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि उनका और रिस्क से कैसा जुड़ाव है, कैसे वो इंटीग्रेटेड है, ये दिया हुआ है। ठीक है, और अगर रिस्क की बात करते हैं तो 3 रिस्क ये मेन मेन है, और एक लिक्विडिटी रिस्क भी हमारा, और एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। तो इतने जो है रिस्क के टॉपिक आपके दिए गए हैं। और इसमें देखा जाए तो लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क आपका फिर अगेन मॉड्यूल डी में। तो मैं पहले मॉड्यूल जो हमारा मॉड्यूल सी को छोड़ते हुए पहले मॉड्यूल डी पे इसलिए आता हूं क्योंकि मॉड्यूल डी में आप देख पाएंगे कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं। तो मॉड्यूल डी में आप देख रहे हैं सबसे पहला यूनिट दिया हुआ है यहाँ पर, जो बैलेंस शीट मैनेजमेंट नाम दिया हुआ है। यानी कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो किन किन चीजों को आपको करना पड़ता है। और वो आधा तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम हो गया, लेकिन आधा आपका जो बेसल है वो क्या आपको कंपेल करता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कैपिटल एडिक्वेसी बेसल नॉर्म्स की जैसे ही हमने बात करी, तो ये आता है आपका बेसल से आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये वाला जो एसेट क्लासिफिकेशन है ये आपका एनपीए वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है। ये जेआईबी से भी आता है, केस स्टडी और क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यहाँ पर ये कनेक्ट होता है, मैंने जो भी बताया था यहाँ पर लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट का वहां से कनेक्ट हो जाता है जो मॉड्यूल बी में है। और मैंने वहां पे लिखा था इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ये 2 यूनिट अगेन रिस्कों से आ गए। और एक होता RAROC और प्रॉफिट प्लानिंग। ये दोनों यूनिट हमेशा से 4 से 5 मार्क्स के हमेशा से आते रहे हैं। ये दोनों यूनिट हमेशा से 4 से 5 मार्क्स के आते रहे, RAROC और प्रॉफिट प्लानिंग, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी मैनेजमेंट। तो इस तरह से तो ये मॉड्यूल जो डी है, फिर मैं आपको बता दूं कि अगर आप मॉड्यूल बी करते हैं तो मॉड्यूल बी का कनेक्शन डी से, 2 मॉड्यूल बहुत बढ़िया से और एक ए मॉड्यूल भी करते हैं तो भी आपका पेपर एक अच्छी तरह से पास हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं मॉड्यूल सी की। अगर हम मॉड्यूल सी को लेके चलते हैं तो इसका नाम है ट्रेजरी मैनेजमेंट, जिसमें आपका मनी मार्केट, डेट मार्केट और आरबीआई के जो भी फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट होते हैं उसको मिला करके टॉपिक बना हुआ है, ये मॉड्यूल बना हुआ है। ट्रेजरी मैनेजमेंट से मतलब है कि हमारे वहां जो भी ट्रेजरी है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी है। इंटीग्रेटेड का मतलब जितना भी है सारा ट्रेजरी का काम एक साथ है। और उसमें फिर आते हैं आपके ट्रेजरी प्रोडक्ट। अगर ट्रेजरी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हमारे को पता है कि फाइनेंशियल मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, मनी मार्केट होती है, सिक्योरिटी मार्केट होती है, और उसके साथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। इन मार्केट में जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट डील हो रहे हैं उनको हम ट्रेजरी प्रोडक्ट के नाम से जान के यहाँ पर अच्छी तरह से कवर करते हैं। उसके बाद बात आती है इंटरनेशनल इक्विटी एंड डेट प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे हमारे कौन कौन से इक्विटी और कौन कौन से डेट प्रोडक्ट हैं उनके बारे में, जैसे हमने देखा था इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, ग्लोबल डिपॉजिट रिसीट। तो ये हमने ऊपर भी देखा था जब हम फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस की बात कर रहे थे, ट्रेड की बात कर रहे थे। उसके अलावा ईसीबी का चैप्टर भी वहां हमने देखा, और ट्रेड क्रेडिट। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये टॉपिक वहां पर भी मॉड्यूल ए में भी अच्छा कवर किया गया है। ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और मनी मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं सिक्योरिटी, इसमें से कई सारे टाइप के प्रोडक्ट आपने जेआईबी में कवर किए हुए होते हैं।
फंडिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट की बात करें तो इसमें सीआरआर, एसएलआर और एलएएफ और पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, ये आपका प्रॉपरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका जेआईबी में भी अच्छी तरह से कवर किया गया है। और जेआईबी में ये इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के टॉपिक से यानी कि यूनिटों से लिया गया है, वहां पर कॉमन मिल जाता है आपको। जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है तो यहां पर आपका ट्रेजरी रिस्क मैनेजमेंट भी एक पार्ट आ जाता है, जहां पर बात होती है सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेजरी, मार्केट रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क, रिस्क मेजर्स, वीएआर एंड ड्यूरेशन, यूज ऑफ डेरिवेटिव इन रिस्क मैनेजमेंट। तो अब जैसे ही मान लिया रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी तो वहां पर ट्रेजरी के प्रोडक्ट में कौन कौन से मार्केट रिस्क, कौन कौन से क्रेडिट रिस्क हैं और उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है इस बारे में। डेरिवेटिव प्रोडक्ट अगेन आपका ये प्रॉपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एक चैप्टर है, उसी का एक्सटेंशन है। अगर आपने वहां अच्छी तरह से पढ़ा तो आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाला है। लास्ट में हम बात करते हैं ट्रेजरी एंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट की। तो ट्रेजरी में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का मतलब कि आपके वहां कितने एसेट हैं, कितनी लायबिलिटी है, मिसमैच कितना है, और अगर आप इसका मैनेजमेंट करेंगे तो उसके साथ साथ में आपको इन रिस्कों को भी कवर करना पड़ेगा। तो लिक्विडिटी रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों ही एएलएम का पार्ट हैं, यानी कि ट्रेजरी से कनेक्टेड हैं। ट्रेजरी का एएलएम में क्या रोल होता है और यूज ऑफ डेरिवेटिव इन एएलएम, क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट, ये सब चीजें भी आपको इसमें कवर करने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये 4 मॉड्यूल हैं। अब 4 मॉड्यूल को मैं थोड़ा सा और एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं आपको। अगर हम 4 मॉड्यूलों पे बात करें, देखिए कितना न्यूमेरिकल और कितना थ्योरी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ थ्योरी और यहाँ लिखता हूं मैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो कितना थ्योरी और कितना न्यूमेरिकल यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर दोस्तों ए मॉड्यूल की मैं बात करूं, ए मॉड्यूल की बात करूं तो यहां पर केस स्टडी थ्योरी वाली भी आ जाती है। तो यहां पर 7 to 10 मार्क्स की जो है आपको थ्योरी और 10 मार्क्स की लगभग न्यूमेरिकल देखने को मिल सकते हैं। बी मॉड्यूल की बात करूं तो बी मॉड्यूल में जो थ्योरी का पार्ट है वो थोड़ा सा कम है, न्यूमेरिकल के चांसेस वहां पर ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 8 to 10 मार्क्स की थ्योरी है, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल 10 to 15 मार्क्स के बन जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं सी मॉड्यूल में। सी मॉड्यूल में लगभग बैलेंस सा है, कुछ ऑप्शंस के क्वेश्चन आते हैं, या ऐसा कह सकते हैं थ्योरी का पार्ट यहाँ थोड़ा ज्यादा है कि 10 मार्क्स की थ्योरी है और 7 to 8 मार्क्स के यहाँ पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। और डी मॉड्यूल की बात करूं तो डी मॉड्यूल में थ्योरी कम है, 6 to 7 मार्क्स की थ्योरी, बट यहाँ पे 3-4 न्यूमेरिकल आपके बन जाते हैं, चाहे वो एनपीए का हो, इंटरेस्ट रेट रिस्क का हो, या आपका आर ए आर ओ सी से रिलेटेड हो, और लिक्विडिटी रिस्क से रिलेटेड है। यहाँ पर उतने जो टॉपिक है, जो क्वेश्चंस हैं वहां बन जाते हैं। तो ये 15 से लेके 18 मार्क्स के करीब बन जाते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि बी और डी अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज लिए हुए हैं, ठीक है। ए आपको इसलिए अच्छा लगे, कई बार क्या होता है जब हम नई नई बुक खरीदते हैं मार्केट से तो वहां पर हमको लगता है कहाँ से शुरू करें। तो अगर आप रिस्क से शुरू करेंगे तो आपको सब हवा हवा लगने लग जाएगा। तो एडवाइजेबल है अगर अपने आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मॉड्यूल ए को और मॉड्यूल सी को पढ़ें, क्योंकि वो आपको बहुत बहुत रिजेंबल करेगा आपके बैंकिंग से, और इंडियन जो आपने बैंकिंग में जेआईबी में पढ़ा हुआ था उससे बहुत रिजेंबल करता है। लेकिन अगर आप मॉड्यूल बी और डी पढ़ते हैं तो इसका बैंकिंग से बहुत डायरेक्ट आपका कनेक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ एनपीए को छोड़ते हुए। बाकी सब कुछ बहुत नया नया है। रिस्क को इंटरेस्ट रखते हैं और आपने रिस्क मैनेजमेंट एक अपने कैरियर के फॉर्म में देखा हुआ कि आप रिस्क उसमें जाएंगे, तो वहां पर आपको मॉड्यूल बी, मॉड्यूल जो डी है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, एक एक लाइन कवर करनी है। देखिए अगर आप कवरेज अच्छा नहीं देते हैं, अगर आप कवरेज अच्छा नहीं देते हैं तो फिर वहां पे एक एक लाइन मिसिंग आपको नुकसान पहुंचाती है। और मैंने हमेशा से आपको एक बोला हुआ है कि आप जो स्ट्रेटेजी है वो 100% कवरेज और 40% रिटेंशन नहीं करिए, आप करिए 60% कवरेज करिए। जो भी यूनिट कवर कर रहे हैं केवल 60% कवर करिए, ठीक है। लेकिन जो जो उसका कंटेंट है उसकी जो कवर करिए 60% और कवरेज दीजिए, ये दोनों को शब्द को समझिएगा।
कवरेज 100% दीजिए। यानी कि अगर आपने 10 टॉपिक में से 5 पढ़े तो 5 टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। कवरेज आपकी जो होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए। और जो नंबर ऑफ या कंटेंट या सिलेबस की कवर है, सिलेबस आप चाहे तो 60-50% भी करें तो भी चलेगा। ठीक है, सिलेबस आप 60% कवर करके भी काम चला सकते हैं, बट उसकी जो कंटेंट की कवरेज है वो आपको पूरी पूरी 100% करनी पड़ेगी। अगर आपने एक भी पैराग्राफ छोड़ा है, एक भी लाइन छोड़ी, तो वो वहां पर आपको मिसिंग करा देती है, वो वहां पे आपको मिसिंग करा देती है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत ही जरूरी है ये रिक्वेस्ट, कि आप कवरेज अच्छी दीजिए। आप चाहे, जैसे मैंने बोला बी और डी मॉड्यूल बोला हुआ है, तो बी और डी मॉड्यूल पूरा पढ़ डालिए। और बहुत टिपिकल लगता है तो आपको जरूरी है कि आप ए और सी को करते हुए और कुछ टॉपिक बी के, बी में खासकर से बात करें तो 3 यूनिट बी में देखिएगा। बी मॉड्यूल अगर आप पूरा नहीं पढ़ते हैं तो शुरू की जो 3 यूनिट हैं ये अपने आप में 10 मार्क्स कवर करती हैं। शुरू की 3 यूनिट, स्टार्टिंग की 3 यूनिट आपके 10 मार्क्स कवर करती हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ जो लोग अभी फ्रेशर्स अभी जुड़े हैं जस्ट, उनको भी ये इंफॉर्मेशन दे दें कि जो हमारा ये इंटरेक्टिव बैच है, इस बैच में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो इसमें आपको मिल रहा है एमसीक्यू और केस स्टडी मिल रहा है। सर ने डेवलप जो किया हुआ है, एक्सक्लूसिवली सर का जो डेवलप किया हुआ मिल रहा है। और उसके साथ में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, जो अभी आपको मिल पाएगा ओनली 4999 में। जो आपका एग्जाम है वहां तक मिलेगा 4999 में। इसका लिंक जो है चैट बॉक्स में भी और नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, क्योंकि अब हमने सीआईबी का बैच स्टार्ट कर दिया है। रेगुलर क्लासेस भी इसकी अनाउंस होगी। ठीक है, टीम आपको जो है इंटरेक्टिव मोड में कराएगी, रिकॉर्डेड पहले से भी मिलेंगे आपको, और एमसीक्यू और केस स्टडी सर की डेवलप की हुई मिलेंगी। ठीक है, जिसमें आपको एबीएम और बीएफएम और एबीएफएम, इन तीनों की आपको केस स्टडी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये तीनों जो है केस स्टडी मिलेंगे। और समय समय पर जो कैप्सूल वीडियोज सर लॉन्च करते हैं उसकी प्रॉपर इंटीमेशन इसलिए मिल जाएगी क्योंकि हमें उसकी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग हमें पता रहता है कि कौन सा जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा वाला जो वीडियो आया है वो आपको कैसे कनेक्ट करता है, वो आपको वहां पर बेनिफिट देगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके साथ अगर आप कोई क्वेरी करना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, आप पूछिए।